हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग शुरू करेंगे अपना करंट अफेयर डेली डोज का पार्ट 8। हमारे 7 पार्ट आ चुके हैं करंट अफेयर डेली डोज के और आज 8वां पार्ट होगा। और जिन्होंने अभी तक वो 7 पार्ट नहीं देखे हैं वो उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उन पार्ट्स को बनाया गया है। और लगभग हम ये सीरीज 50 पार्ट तक चलाने वाले हैं और आप लोग इसके प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम्स में काम आए। ओके, आज हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 8, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन क्षेत्र कौन से जिले में खोला जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित, इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है बस। देखिए, कभी भी आप करंट अफेयर पढ़ें तो आप कीवर्ड्स को उठाएं। कीवर्ड्स यानी उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट शब्द जो होते हैं, उनको उठाएं जरूर, जिससे कि आपकी मेमोरी में चीज़ें ज़्यादा समय तक रहेंगी। नहीं तो आप फिर रट्टा लगाना चालू करेंगे, फिर वो ज़्यादा समय आपके दिमाग में रहने वाला नहीं है। फिर आप कहते हो हमको चीज़ें याद नहीं होती। चीज़ें याद तब रहेंगी जब आप पूरी लाइनों को याद करने के बदले उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। अब देखिए आप इसमें, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित, ठीक, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित 885 एकड़, कितनी जगह पर, 885 एकड़ भूमि पर स्थापित वन क्षेत्र दुर्ग जिले में होगा। कहाँ होगा? दुर्ग जिले में। तो देखिए, देखना क्या है आपको, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन क्षेत्र, मानव निर्मित, ऐसा वन क्षेत्र जिसका निर्माण किसने किया है? मानव ने, जिसको बनाया है। ठीक, मानव ने जिसका निर्माण किया है, मानव ने स्थापना की है इसकी, वन क्षेत्र की। कहाँ पर खुलेगा? तो दुर्ग जिले में खुलेगा। दुर्ग। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि ये दुर्ग जिला कौन से राज्य में है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन, दुर्ग जिला कौन से राज्य में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए कि दुर्ग जिला कौन से राज्य में है। ओके, चलिए, 885 एकड़ में है, भारत का सबसे बड़ा। पहला आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था। और ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछने की प्रकृति बहुत ज़्यादा है। अब लेखपाल के एग्जाम्स आएंगे, रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है, वो एग्ज़ाम आएंगे, उसमें इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको लगता है यार ये तो कभी पढ़ा नहीं, और उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। और ये सीरीज़ हम ऐसे ही एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए लाए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज, 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज, ध्यान रखिएगा, 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज, 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया है? जनता हेतु कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है एम्स्टर्डम। कहाँ पर? एम्स्टर्डम। ठीक, एम्स्टर्डम, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, एम्स्टर्डम कहाँ की राजधानी है? ये नीदरलैंड की राजधानी है। एम्स्टर्डम कहाँ की राजधानी है? तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में खोला गया है। ओके, एम्स्टर्डम में खोला गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए इसको, एम्स्टर्डम। हिंदी में इसको लिख लीजिए, इस तरह लिखेंगे, एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम कहाँ की राजधानी है?
ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है, साथ साथ नोट करते रहिए, इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर मतलब क्या, ये विश्व का पहला है, कैसा है, 3D प्रिंटेड है, 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज है। क्या है, 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज है और कहाँ खोला गया है, एम्स्टर्डम में खोला गया है। किसके लिए, जनता के लिए। ठीक, अब ध्यान से सुनिए एक बात को, एम्स्टर्डम में ये जो ब्रिज खोला गया 3D प्रिंटेड, ये पूरी तरह से रोबोट के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बना हुआ है, रोबोट के द्वारा। ओके, तो लिख लीजिएगा इसके, रोबोट द्वारा निर्मित। किसके द्वारा निर्मित है, रोबोट द्वारा, इसे रोबोट ने बनाया है। ठीक, रोबोट द्वारा निर्मित। ठीक, अब ये 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। अभी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, दोनों पॉइंट लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोनों पॉइंट लिख लीजिए। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी विश्व की सबसे लंबी विश्व की सबसे लंबी समुद्र के नीचे बिजली की केबल CABLE, केबल तार होता है ना, जो केबल, जैसे डिश टीवी की केबल डलवाते हैं कुछ लोग। ठीक, तो केबल, बिजली की केबल किन दो देशों के बीच बनाई जा रही है। किन दो देशों के बीच बन रही है, ये आपको बताना है। ये है क्वेश्चन हमारा आज का, तो ध्यान रखिए। इसका आंसर है यूके और डेनमार्क के बीच। कौन से दो देश हैं, यूके और डेनमार्क, यानी यूके का मतलब ब्रिटेन, यूके और डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क के बीच समुद्र के नीचे बिजली की केबल बिछाई जा रही है, जो दुनिया की सबसे लंबी समुद्र के नीचे बिजली की केबल होगी, दुनिया की सबसे लंबी। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। देखिए, ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। मान लीजिए आपको एक देश दे देगा, कह देगा बताइए किस देश के साथ बिछाई जा रही है, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आज का हमारे पास है, इजराइल में दूतावास खोलने वाला, दूतावास मतलब एम्बेसी, दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा है, पहला खाड़ी देश। और खाड़ी देशों को अंग्रेजी में हम कहते हैं गल्फ कंट्री। कौन सा, गल्फ कंट्रीज। ठीक, गल्फ कंट्रीज, खाड़ी देश किसको कहते हैं, गल्फ कंट्री। गल्फ कंट्री का मतलब वो देश जो फारस की खाड़ी के आसपास स्थित हैं, उनको हम कौन सी कंट्री कहते हैं, गल्फ कंट्री। गल्फ माने होता है खाड़ी, तो कौन सी खाड़ी, आप ध्यान रखिए, फारस की खाड़ी। कौन सी, फारस की। जब हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें हम सारी चीज़ देखेंगे, फारस की खाड़ी कहाँ है, लाल सागर कहाँ है, कौन सी जलसंधि कहाँ पर है, भूमध्य सागर कहाँ पर है, जिब्राल्टर कहाँ पर है, सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन अभी आप याद कर लीजिए, खाड़ी देशों में कौन सा देश है, यानी ध्यान रखिएगा यहाँ पर कौन से देश आते हैं इन खाड़ी देशों में, किसको हम खाड़ी देश कहते हैं, जो फारस की खाड़ी के आसपास स्थित हैं उनको हम खाड़ी देश कहेंगे। उसी में से एक देश है यूएई। कौन सा, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। क्या नाम है, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इजराइल में ये अपना दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश है, पहला। और मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में जो डेली डोज 1 है उसमें मैंने आपको बताया था कि अब्राहम समझौता इजराइल का हुआ था यूएई के साथ। यूएई के अलावा उसमें किस देश ने भाग लिया था, बहरीन ने भी भाग लिया था।
ठीक है। तो यूएई के साथ अब्राहम समझौता हुआ था, उसमें यूएई ने भी भाग लिया है। तो ध्यान रखिए, यूएई ने अब इजराइल में अपना दूतावास खोल दिया है और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है ये। क्यों? क्योंकि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ जितनी, उनमें से किसी ने भी बहुत समय तक, इजराइल बनने के बाद बहुत समय तक इजराइल को मान्यता ही नहीं दी। ठीक, तो सबसे शुरू में ये काम किसने किया? मिस्र ने मान्यता दी, पहला अरब देश बना मान्यता देने वाला। फिर धीरे धीरे जॉर्डन ने मान्यता दी, अब आकर यूएई ने भी मान्यता दे दी है। धीरे धीरे सऊदी अरब भी दे देगा, समय के साथ साथ सऊदी अरब भी देगा। ओके, क्योंकि सऊदी अरब में जिस तरह से चेंज हो रहे हैं, ऐसे दुनिया के किसी भी देश में जल्दी देखने को नहीं मिले। सऊदी अरब में राजा का शासन है, वहाँ लोकतंत्र थोड़ी है, राजा का शासन है। लेकिन इस समय जो राजा है उनके बेटे हैं सलमान, ठीक, मोहम्मद बिन सलमान, ठीक, मोहम्मद बिन सलमान, MBS उनको शॉर्ट में कहते हैं, MBS। तो मोहम्मद बिन सलमान ने सत्ता में आने के बाद बहुत ज़्यादा बदलाव सऊदी अरब के अंदर किए हैं। जबकि सऊदी अरब की जो पहचान थी एक कट्टर देश के रूप में थी, अब वो पहचान एक कट्टर देश के रूप में नहीं रह गई है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल, दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल जनता के लिए कहाँ खोला गया है? तो ध्यान रखिए, इसे जनता के लिए खोला गया है। दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल है, सबसे गहरा दुनिया का, दुबई में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? दुबई में। ठीक, दुबई में खोला गया है, दुबई में खोला गया। और इसकी जो गहराई है, इसकी गहराई है 60 मीटर। कितनी है? 60 मीटर। इसको भी लिख लीजिए, इसकी गहराई है 60 मीटर। और इस स्विमिंग पूल का नाम है, वो भी लिख लीजिए, डीप डाइव। डीप डाइव, ये इसका नाम है। नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है, जनता के लिए दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल कहाँ खोला गया है? तो वो दुबई में खोला गया है और उसकी गहराई है 60 मीटर। कितनी? 60 मीटर। ओके, नोट करिए इसको, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया में सबसे कम उम्र के, दुनिया में सबसे कम उम्र के, दुनिया में सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये आपके लिए सवाल है। दुनिया में सबसे कम उम्र के, यानी कि सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। क्या नाम है? अभिमन्यु मिश्रा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभिमन्यु मिश्रा। ओके, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का अगला क्वेश्चन है, फेंगयून 3E उपग्रह, फेंगयून 3E उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपसे पूछेगा। फेंगयून 3E, इसको हिंदी में अगर आपको लिखना है आप ऐसे लिख सकते हैं, फेंगयून 3E उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। देखिए आपको नाम से ही लग रहा होगा ये चीन जैसा, तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको याद रखिएगा, चीन के द्वारा। ओके, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए आप लोग। आज का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास,
भीम ऐप को अपनाने वाला, देखिए भारत में भीम ऐप आप सब नहीं चलाया होगा। भीम ऐप मनी ट्रांसफर करने के लिए कौन सा ऐप चलाते हैं इंडिया में? भीम ऐप। ठीक, भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका फुल फॉर्म है BH फॉर भारत, I से इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये ऐप है, भारत में चलता है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा भीम ऐप को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? यानी भारत में तो अपना ही जा रहा है, इसके अलावा दूसरे देश में कहाँ अपनाया जा रहा है? तो पहला देश बना है भूटान। कौन सा? भूटान। ठीक, तो भीम ऐप को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश, ध्यान रखिएगा भाई, बना तो ये भारत में, भारत यूज कर रहा है, उसके अलावा कौन सा पहला देश हो गया है? भाई ये तो अपना देश ही हो गया ना ऐप, लेकिन दूसरा कौन सा ऐसा देश है जो यूज कर रहा है? तो पहला देश कौन सा बन गया फिर? पहला देश बन गया भूटान। कौन है? भूटान। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, भूटान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है नेपाल के PM कौन है? और मैं आपको ये डेली डोज के जो दूसरा वाला डेली डोज था उसमें मैं करा चुका हूँ। शेर बहादुर देउबा, नाम याद रखिएगा, शेर बहादुर देउबा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की संसद ने किस धातु का अन्वेषण करने की घोषणा की है? संसद में। ठीक, संसद में किस धातु का अन्वेषण? तो ध्यान रखिएगा लिथियम धातु का। लिथियम धातु का नाम क्या है? लिथियम। तो लिथियम धातु का अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है खनन करना, निकालना, धातु को निकालना, जमीन से धातुओं को निकालना, अन्वेषण करना। तो लिथियम धातु का अन्वेषण करने की घोषणा भारत की संसद ने की है अभी हाल ही में। किसने की है? भारत की संसद ने। भारत की संसद ने। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखिए आप, आपसे ये पूछा जा सकता है लिथियम धातु को किस में रखते हैं? जैसे आपने सुना होगा सोडियम, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि बाहर जो वातावरण है उसके लिए क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो जल जाता है। पानी में डाल दीजिए, जल जाएगा। जैसे आपको पानी में आग लगाने का जादू दिखाने वाले कई लोग मिलते होंगे, आप देखते हो कि पानी में आग लगा दी, तो होता कुछ नहीं, वो सोडियम पानी में डाल देते हैं, आग लग जाती है। आपको लगता है कि भाई कोई जादू दिखा दिया, तो कोई जादू नहीं, उन्होंने सोडियम को कहाँ डाल दिया? पानी में, तो वो क्रियाशील होता है काफ़ी, क्या लग जाती है? आग लग जाती है। उसी तरह से लिथियम भी काफ़ी क्रियाशील होता है, लेकिन इसे रखते किस में है? मोम में। मोम में रखा जाता है इसको, मोम। इसे कहाँ रखते हैं? मोम में। तो लिख लीजिए, इसे मोम में रखा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिए। ठीक, तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, जरा हलवा खा लेता हूँ थोड़ा सा, है। चलिए आप लोग जरा नोट करिए इसको। बहुत बढ़िया हलवा बना है भाई, कहाँ से लाए हो? निर्मल। बहुत बढ़िया हलवा बना है, आप लोग खाएंगे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये है, तो ध्यान रखिएगा, ये होंगे हरियाणा में। कहाँ होंगे? हरियाणा में। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ हुए? तो हरियाणा में हुए, हो गए। ठीक, कहाँ हुए? हरियाणा में।
ठीक, हरियाणा में। तो 2021 के यूथ गेम्स कहाँ होंगे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होंगे? हरियाणा में। ओके, हरियाणा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जीका वायरस का प्रकोप देखने को मिला है भारत में, जीका वायरस, तो ये भारत में सबसे पहले कहाँ आया है, कौन से राज्य में? तो ध्यान रखिएगा, केरल। जीका वायरस कहाँ आया? केरल में। और जीका वायरस के कुछ केस यूपी में भी देखने को मिले थे, लेकिन इसकी शुरुआत भारत में सबसे पहले कहाँ से हुई है? तो आप ध्यान रखें, केरल से। कहाँ? जीका वायरस, केरल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक अभियान है, अभियान का नाम है सलाम दिल से। अभियान का नाम है सलाम दिल से अभियान। कौन सा अभियान है? सलाम दिल से, सलाम दिल से अभियान। आपसे पूछा जाएगा सलाम दिल से अभियान किनके लिए चलाया गया? तो ध्यान रखिए, ये डॉक्टर्स के लिए चलाया गया। किसके लिए? डॉक्टर्स के लिए। कोरोना महामारी में डॉक्टर्स और नर्सेस का योगदान रहा बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उस डॉक्टर्स के लिए चलाया गया है। किसके लिए चलाया गया है? डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स हेतु चलाया गया। और आपसे पूछेगा किसने चलाया, क्या पूछेगा? किसने चलाया? तो ध्यान रखिए, HDFC बैंक ने। किस बैंक ने? HDFC बैंक के द्वारा इसको चलाया गया। और किसके लिए चलाया गया? डॉक्टर्स के लिए चलाया गया। HDFC बैंक द्वारा डॉक्टर्स के लिए शुरू किया गया था सलाम दिल से अभियान। ठीक, ओके, ध्यान रखिए, सलाम दिल से अभियान किसने चलाया? एग्जाम में सीधा पूछेगा आपसे, आप लगा देंगे HDFC बैंक। किसके लिए चलाया? डॉक्टर्स के लिए। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ध्यान रखिए, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ध्यान रखिए, ये स्थापित किया गया पिंजौर में। कहाँ? पिंजौर। और ये पिंजौर कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। ठीक, पिंजौर में बनाया गया था पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। और ये कहाँ है? पिंजौर, हरियाणा के पिंजौर में। ठीक है, पिंजौर में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन, एक इसी में क्वेश्चन और, आपने सुना है कि गिद्धों की संख्या अचानक से बहुत कम हो गई है पिछले 10 वर्षों में। गिद्ध बहुत ज़्यादा कम हो गए, 15-20 सालों में, 10-15 सालों में गिद्ध बहुत ज़्यादा कम हो गए। तो ये माना गया कि भाई गिद्ध के कम होने का कारण क्या है, पता लगाने का प्रयास किया तो पता चला कि एक दवाई आती है, मेडिसिन है, डेक्लोफेनेक। नाम क्या है? डेक्लोफेनेक। नाम लिख लीजिए, डेक्लोफेनेक। डेक्लोफेनेक। अब सुनिए ध्यान से, इस डेक्लोफेनेक दवाई के कारण ये गिद्धों की संख्या कम हो गई। आप कहोगे भाई ऐसा कैसे हो गया, गिद्ध कोई दवाई खाते हैं क्या? गिद्ध तो नहीं खाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये दवाई जानवरों को दी जाती थी। किसको? जानवरों को। और कुछ मात्रा में इस दवाई का सेवन मनुष्य भी करता है, कई ड्रग्स में मिलाकर यूज़ होती है, तो बहुत कम मात्रा में, लेकिन जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होती थी। तो जो जानवर मर जाता था, अब उसके अंदर डेक्लोफेनेक पाया जाएगा, काफ़ी मात्रा में पाया जाएगा। अब उस जानवर को कौन खाएगा? भाई जानवरों का अंतिम संस्कार तो करता नहीं है कोई, उनको जला दे या उनको दफना दे, बहुत कम लोग करते हैं। जलाते तो घर नहीं, दफना देते हैं बहुत लोग, नहीं बहुत कम लोग दफनाते हैं। तो उन जानवरों ने वो दवाई खाई, जानवर मर गया। ठीक, जैसे खासतौर से गाय, भैंस, ऐसे जानवरों को दी जाती थी ये दवाई, मर गया। उसको गिद्ध ने खाया, और गिद्ध ने खाया तो वो डेक्लोफेनेक उसके शरीर में पहुंच गया। और उसके शरीर में पहुंचा तो उसके लीवर ने ढंग से काम करना बंद कर दिया, यानी उसकी पाचन क्षमता बिल्कुल ख़राब हो गई और गिद्ध मर गए। इस तरह से लगभग सारे गिद्ध खत्म हुए हैं। धीरे धीरे गिद्ध अब विलुप्त की श्रेणी में आ रहे हैं। ठीक है, तो गिद्ध इसीलिए बहुत ज़्यादा कम हो गए। किस दवाई के कारण कम हो गए? तो ध्यान रखिए, डेक्लोफेनेक। किसके कारण? डेक्लोफेनेक। डेक्लोफेनेक, नोट कर लीजिए, डेक्लोफेनेक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रायथू भरोसा चैतन्य यात्रा किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? क्या है? रायथू भरोसा चैतन्य यात्रा, चैतन्य
रायथू भरोसा चैतन्य यात्रा किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? ध्यान रखिए, रायथू का मतलब होता है किसान। रायथू का मतलब क्या होता है? किसान। ओके, आंध्र प्रदेश की बात है तो तेलुगु भाषा चलती है आंध्र प्रदेश में। तेलुगु भाषा में रायथू का मतलब होता है किसान। रायथू भरोसा चेतन यात्रा किसने चलाई है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा इसको चलाया गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भारत का, भारतीय यानी भारत का राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये पटना में है। पटना कहाँ है? पटना। और पटना कहाँ है? बिहार में। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। ठीक, पटना। ओके, पटना। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैंने आपको जब गंगा नदी तंत्र पढ़ाया तो मैंने आपको एक नदी पढ़ाई थी और मैंने बताया था ये नदी पटना के समीप जाकर गंगा में मिल जाती है। उस नदी का नाम बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे और फिर हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, याद करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, नोरो वायरस। देखिए, कोरोना वायरस का तो खूब नाम सुना हम लोगों ने, एक और वायरस है नोरो वायरस। ठीक, नोरो, NORO, नोरो, नोरो वायरस। नोरो वायरस, नोरो वायरस का संबंध कौन से देश से है? ये नोरो वायरस कहाँ पाया गया है ये बताना है। ठीक, नोरो वायरस कहाँ पाया गया है? ये पेट की समस्या से संबंधित है। इस वायरस के कारण क्या होता है, हमारे जो पेट होता है उसमें समस्याएं आ जाती हैं। ठीक, उसमें समस्याएं आती हैं, काफ़ी पेट संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। तो इसका संबंध है यूके से। कहाँ से? यूके से। ओके, यूके से संबंध किससे है? यूके से। ध्यान रखेंगे, यूके। ठीक, चलिए देखिए, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इस वीडियो को एंड करने से पहले। तो ये करंट अफेयर की बात तो नहीं है, थोड़ी मैप की बात है, थोड़ा जीएस से पोर्शन, ज्योग्राफी में हम चले जाएंगे, लेकिन आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कई बार आप कंफ्यूज इस बात पर होते होंगे कि कभी कभी आप यूके के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं इंग्लैंड, कभी आप बोलते हैं ब्रिटेन, कभी बोलते हैं यूके। आखिर है क्या ये? समझ में आ रहा है? आखिर है क्या? तो आज देखते हैं ये है क्या। देखिए, ये करंट अफेयर आज का हो गया है। ठीक है, हम सिर्फ आज समझेंगे यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ़र्क क्या है आखिर। देखिए, ये देखिए, मैं आज आपको तीनों चीज़ें बताऊंगा। ये देखिए, ब्रिटेन एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है? द्वीपीय। इसके चारों ओर क्या है? चारों ओर सागर है और ये द्वीप के रूप में बना हुआ है, यानी ये यूरोप की मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है, यूरोप की मुख्य भूमि से थोड़ा हटकर है। ठीक है, यानी अगर आपको फ्रांस से यूके जाना है तो आपको इंग्लिश चैनल पार करना पड़ेगा। इंग्लिश चैनल, कौन सा चैनल पार करना पड़ेगा? इंग्लिश चैनल पार करना पड़ेगा। ठीक है, इन सब की चर्चा हम बाद में करेंगे, कहाँ पर किसकी लोकेशन है सब देखेंगे, क्योंकि मैप के साथ देखेंगे। लेकिन आप ध्यान से बस आज इसको समझिए, आप ये पॉइंट है हमारे पास। यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सा इस तरह बना देता हूँ, अब समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर ये इंग्लिश चैनल है, यहाँ पर क्या है? इंग्लिश चैनल। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हम कह रहे हैं द्वीपीय देश है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये चारों तरफ क्या है इसके? ये सागर है। क्या है? सागर, चारों तरफ सागर है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक हिस्सा इधर है और एक हिस्सा इधर है। देखिए, एक हिस्सा ये दिख रहा है आपको, एक हिस्सा दिख रहा है। अब सुनिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं इंग्लैंड। इसको क्या कहा जाता है? ये है इंग्लैंड, इंग्लैंड। और ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ऊपर का, ये हिस्सा है वेल्स। कौन सा है? वेल्स। और ये जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है
इसको कहते हैं स्कॉटलैंड। क्या कहते हैं? स्कॉटलैंड। इतनी बात आपकी समझ में आ गई? यानी इस द्वीप का जो पूर्वी हिस्सा है वो बड़ा है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा इसका इंग्लैंड है सबसे नीचे, ये वाला वेल्स है। क्या नाम है इसका? वेल्स। और इसका नाम है स्कॉटलैंड। इतनी बात आपकी समझ में आ गई? अब सुनिए, अब ये वाला जो हिस्सा है ये दो भागों में बटा हुआ है, तो आप ध्यान से सुने। इसमें जो आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये हिस्सा, ये इसके पास नहीं है, ठीक, यानी यूके के पास ये नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, यूके के पास नहीं है। ये एक अलग देश है और इसका नाम है आयरलैंड। क्या नाम है? आयरलैंड। लेकिन इस द्वीप का ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला, ये उत्तरी आयरलैंड हो गया, और ये उत्तरी आयरलैंड वाला हिस्सा किसके कब्जे में है? इस वाले क्षेत्र के कब्जे में है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये है इंग्लैंड, ये है वेल्स, ये है स्कॉटलैंड। इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है ब्रिटेन। क्या बोला जाता है? ब्रिटेन। इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? ब्रिटेन। यानी इंग्लैंड अलग है, वेल्स अलग है, स्कॉटलैंड अलग है। जैसे हम इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला देते हैं, हम इस पूरे को अब क्या बोलेंगे? नीले पेन से बनाता हूँ। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? अब मैं ये जल मिटा दूँ, थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसको मिटा देता हूँ। ये सब सागर है, आप समझ गए होंगे। इस वाले पूरे को हम बोलेंगे कि भैया ये है ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन। ठीक, ब्रिटेन। और ये वाला हिस्सा जो है इसको हम कहते हैं, ये है भाई उत्तरी आयरलैंड। क्या है? उत्तरी आयरलैंड। और ये उत्तरी आयरलैंड किसके कब्जे में है या किसके पास है? तो आप कहेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है ये इसी ब्रिटेन के पास है। तो जब हम इस वाले हिस्से को इसमें मिलाते हैं, यानी ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड जब मिलता है, कौन कौन मिलता है? ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड, इसी को हम कहते हैं यूके। क्या कहते हैं? यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम। क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम। और यही है यूके, इसी को आप यूके कहते हो। अब आपको इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूके में फ़र्क समझ में आ गया? इंग्लैंड तो ब्रिटेन का ही हिस्सा है, देखिए ये रहा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिलाकर कौन बन गया? ब्रिटेन। ये तो ब्रिटेन हो गया। तो अगर कोई कह रहा है ब्रिटेन, तो वो केवल इसकी बात कर रहा है। ठीक, अगर कोई कह रहा है यूके, यूनाइटेड किंगडम, तो वो इस वाले आइलैंड को भी जोड़ रहा है। इस वाले आइलैंड का कौन सा हिस्सा? उत्तरी आयरलैंड, जो कि किसके हिस्से में है? इस वाले भाग के हिस्से में। ठीक, दोनों एक साथ, दोनों को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? यूके। सिर्फ इंग्लैंड कहना होगा तो ये वाला हिस्सा हुआ, और लंदन यहीं पर है। लंदन कहाँ है? यूके में, सॉरी इंग्लैंड में, इंग्लैंड वाले हिस्से में। यूके में तो है ही वो। तो देखिए ये इंग्लैंड है अकेला। जब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड मिलते हैं तो क्या बनता है? ब्रिटेन बनता है। लेकिन जब ब्रिटेन, इस पूरे द्वीप में हम उत्तरी आयरलैंड को भी जोड़ लेते हैं तो क्या बनता है? ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड बराबर यूनाइटेड किंगडम बनता है, यूके बनता है। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ये वाला जो मैंने ये क्रॉस किया है, ये वाला हिस्सा आयरलैंड है। ठीक, आयरलैंड ये एक देश है, ये अपने आप में एक देश है, और इस देश की राजधानी है डबलिन। क्या है? डबलिन। ये देश है अलग, ध्यान रखिएगा। ये वाला हिस्सा इसके कब्जे में नहीं है। कौन सा? ये वाला है, ये वाला हिस्सा। और इस वाले हिस्से की जो राजधानी इन्होंने बनाई है वो बनाई है बेलफास्ट। कौन सी राजधानी है? बेलफास्ट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूके में फ़र्क समझ में आ गया होगा। ठीक, और अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को ज़रा इस पार्ट को फिर से आप देख लें। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।